नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 53 क्वेश्चन लेके आया हूं। आज मैं अपन राजस्थान जीके के 53 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो है बहुत कुछ प्लान कर रहा हूं भविष्य के लिए, ताकि आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो सके। आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोकेगा, मैं आपसे वादा करता हूं सभी के सभी विद्यार्थियों से। ऐसी तैयारी करवाऊंगा कि जिंदगी में आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता है। दोस्तों मैं बहुत शानदार प्लान कर रहा हूं और बहुत जल्दी इस प्लान को आपके सामने लेकर आने वाला हूं। बस आप लोगों के लिए ये फ्री में जो मैंने क्लासेस चला रखी है, आप इनको रोजाना देखो, मजा आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। 100% सिलेक्शन होने वाला है। आप लोगों को पता है कल मैंने आपको हिंदी और जीके का पेपर करवाया था, आज मैं जीके करवा रहा हूं आप लोगों को। पूरे 53 क्वेश्चन होंगे और मुझे बताना 53 में से आपके कितने % सही हो रहे हैं। जिसके भी 30 प्लस सही हो रहे हैं या 30 के आसपास सही हो रहे हैं वो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी भी आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा मैं आपसे वादा करता हूं आप 53 में से 53 सही करोगे, पूरे में से पूरे, मतलब जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा ना पूरे में से पूरे सही करोगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, एक नंबर नहीं कटने दूंगा आपका। बस आप थोड़ा सा इंतजार करो, बहुत अच्छा करेंगे अपने। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? बताओ, राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? उदयपुर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, सांगानेर। अजरक प्रिंट कहां का प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट आपके, अजरक प्रिंट हो गया, मलिर प्रिंट हो गया। अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट बाड़मेर का। अभी पुराने जिले के अनुसार ही क्वेश्चन आ रहे हैं, चिंता मत करो, जब नए आएंगे मैं उस हिसाब से भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। बिना वजह जो है नए नए जिले के पीछे मत पड़ जाना। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? अभी एक साल तक नया जीके नहीं आएगा, 2026 में आएगा जब। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? हरित क्रांति संबंधित नहीं है, बताओ। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटना नहीं है, तो बढ़ाना था उस टाइम, तो बढ़ा रहे थे इनका उपयोग वगैरह, तो ये घटना जो है गलत हो जाएगा। जबकि HYV बीजों का उपयोग बढ़ना ये भी सही था। हाइब्रिड जो बीज आते हैं ना उनका उपयोग बढ़ा था। सहकारी ऋण सुविधाओं का बढ़ना ये भी सही है। सकल कृषि क्षेत्र का बढ़ना ये भी सही बात है, ठीक है ना। तो यहां घटने की जगह बढ़ना होता तो सही हो जाता। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है? जो रूडा है तो रूडा के बारे में सही नहीं है, वो अपन को बताना है। देखो, रूडा की स्थापना 1995 नवंबर 1995 में हुई, सही बात है। यह प्रदेश की शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है, यह गलत बात है। गलत ही ढूंढना था, यह सही नहीं है ना, ठीक है। ये 3 उपक्रमों क्षेत्र जैसे चमड़ा हो गया, ऊन हो गया, लघु खनिज के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को संचालित करता है, बिल्कुल सही है रूडा। इसने ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया, सांगानेर, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्राप्त कर लिया है, बिल्कुल ये और सही बात है ना। ऑप्शन नंबर ब गलत है केवल, और गलत ढूंढना था, मिल गया अपन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन, लघु उद्योग की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लघु उद्योग, राजस्थान लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि राजसिको की स्थापना कब हुई? राजसिको की स्थापना, रूडा की स्थापना कब हुई? 1995 में, याद रखना रूडा की। जबकि राजसिको की पूछे तो राजसिको की कब हुई थी? 1961 में स्थापना हुई थी राजसिको की। याद रखना, रूडा की स्थापना आती है 1995 में और राजसिको की स्थापना 1961 में, दोनों याद रखना। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो है 1955 में लागू हुआ, 1955 में। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कौन सा स्रोत है जिससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तापीय से। किससे? राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो तापीय से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत ही बढ़िया, आ रहा है ना मजा, शानदार। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको अंत तक करने हैं, क्लास को बीच में स्किप नहीं करना है, अंत तक देखनी है। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है तापीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1990 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? 1990 के दौर में आपको बताना है बिजोलिया के जो जागीरदार थे वो कौन थे? तो परमार थे। कौन थे? परमार थे। और ये जागीरदार ये जागीर किसने दी थी बिजोलिया की? ये महाराणा सांगा है ना, उन्होंने दी थी अशोक परमार को। किसको दी थी? अशोक परमार को। अशोक परमार ने मदद की थी खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में मदद की थी और उससे सांगा प्रसन्न हो गए थे। फिर अशोक परमार को ये जागीर दे दी थी। तो आपको याद रखना है बिजोलिया के जो जागीरदार कौन थे? वो परमार थे 1890 के दशक में। अगला प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। तो आप सभी को पता होगा गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी को। कब? 5 जनवरी 1544 को लड़ा था। गिरी सुमेल कहां पर पड़ता है? पाली में। तो पाली में एक जगह गिरी सुमेल, वहां युद्ध होता है इसलिए नाम पड़ जाता है गिरी सुमेल। तो 5 जनवरी 1944, डेट एग्जैक्ट पूछे तब भी याद रखना 5 जनवरी 1944। ठीक है ना? चलो, 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? तो परोपकारिणी सभा की स्थापना कहां पर होती है आपको बताना है। और दोस्तों मैं गिरी सुमेल के बारे में कुछ और जानकारी पहले बता देता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो ये 5 जनवरी 1944 को लड़ा गया था पाली में। और ये किस किस के मध्य होता था? तो मालदेव, जो राव मालदेव था और शेरशाह सूरी था। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। आपको याद रखना है मालदेव की तरफ से यहां पर उनके 2 सेनापति थे, जेता और कुपा, यहां शहीद हो गए थे लड़ते हुए। शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं 2 मुट्ठी बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वो इसी युद्ध में कहा गया था, क्योंकि हारते हारते बचा था यहां पर शेरशाह सूरी। क्यों? वो भी इसलिए क्योंकि राव मालदेव वहां उपस्थित नहीं था। धोखे से उनको जो है मतलब उनके बीच में मनमुटाव करवा दिया, जेता और कुपा और राव मालदेव के बीच में। तो इसलिए दोस्तों ये जो है युद्ध जीत गया था शेरशाह सूरी। यदि राव मालदेव भी वहां उपस्थित होता तो ये युद्ध हार जाता शेरशाह सूरी। ये क्वेश्चन आता है बार बार में, इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, इसलिए मैंने वापिस ब्रेक लिया, ये बताना भी जरूरी है। 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कौन से शहर में हुई? ये बताओ। अब सबको पता होगा परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में होती है। कहां होती है? उदयपुर में होती है परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 में। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? हां, तो अग्निकुंड से 4 वंशों की उत्पत्ति होती है, परंतु सिसोदियाओं की नहीं होती है। किसकी? सिसोदिया की नहीं होती है। जो मेवाड़ वाले ना, मेवाड़ वाले सिसोदिया, समझ गए? सिसोदिया मेवाड़ के गुहिल, उनकी उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से नहीं मानते हैं, याद रखना आप लोग, जबकि इनकी मानते हैं। चलो प्रश्न है अगला, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में है? तो गागरोन का किला झालावाड़ में, अजमेर में, उदयपुर में, कोटा में। तो झालावाड़ में है गागरोन का किला, जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में जाना जाता है। जल दुर्ग आहू और काली सिंध नदी के किनारे पे है झालावाड़ का किला गागरोन वाला। याद रखोगे? संत पीपाजी का संबंध भी गागरोन किले से है, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौतारा कामयचा कौन से लोकवाद्य यंत्र परंपरा से जुड़े हैं? बताओ। चौतारा कामयचा किस प्रकार के हैं? सुशिर है, तत् है, अवनद है, गण है, किस टाइप के हैं? चौतारा, तो चौतारा में तार लगे होते हैं, कामयचा में तार लगे होते हैं। तो तार वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्वाद्य यंत्र बोलते हैं, जिनमें तार लगा होता है। तो चौतारा और कामयचा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 कब 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? तो पंचपाणे ठिकाने थे, उनमें से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है वो बताओ मुझे फटाफट। बहुत ही बढ़िया। तो 1921 से 1951 तक शेखावाटी किसान आंदोलन चलता है। और आपको पता है दोस्तों कौन सा नहीं था? श्री माधोपुर नहीं था। कौन कौन से थे पंचपाणे में? तो पंचपाणे ठिकाने में जो है 5 जगह नाम आती है। एक तो आपका मलसीसर हो गया, एक मंडावा हो गया, डुंडलोद हो गया, एक आपका नवलगढ़ आता है। कौन सा?
नवलगढ़ और एक और है बिसाऊ, परंतु श्री माधोपुर नहीं था, याद रखना। फिर से बता देता हूं, नवलगढ़, मलसीसर, मंडावा, बिसाऊ, डूंडलोद, ये 5 ठिकाने थे शेखावाटी के पंचपाणे में। शेखावाटी आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ लगान करों में बढ़ोतरी हुई और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे आंदोलन के? तो वो थे राम नारायण चौधरी। कौन थे? राम नारायण चौधरी। याद रखना आप इन बातों को। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो मेवाड़ हो गया, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, यहाँ स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये किया था स्वामी गोविंद गिरी ने। और स्वामी गोविंद गिरी ने ही संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। आप लोग याद रख लेना ये भी। भगत आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज माना? कौन से इतिहासकार ने राजपूतों के लिए कहा कि यह तो शक या सीतियन जाति के क्या है? वंशज है, उनके क्या है? वंशज है। तो ये कर्नल जेम्स टोड, जिनको बोलते हैं घोड़ी वाले बाबा, क्या बोलते हैं? घोड़ी वाले बाबा, उन्होंने कहा है कि जो राजपूत है वह शक और सीतियन जाति के क्या है? वंशज है। अगला प्रश्न, पंडित नेनू राम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित है? पंडित नेनू राम शर्मा, नेनू राम शर्मा का नाम याद आए तो याद रखना कोटा होएगा। क्या? कोटा या हाडोती का नाम याद रखना। नेनू राम शर्मा आते ही, नेनू राम शर्मा नाम दिख जाए तो कोटा हाडोती का नाम याद रख लेना। तो नेनू राम शर्मा ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली, अबे पत्थरमार होली कहां खेली जाती है? कोडामार होली कहां खेली जाती है? देवर भाभी की होली, लठमार होली, इन सबको मैं बताने वाला हूं। ठीक है। हाँ, तो एक दिन गलती से मैंने कोडामार होली कहीं किशनगढ़ बता दी थी, है ना। मैंने फिर बता भी दिया था आप लोगों को कि किशनगढ़ नहीं होगा, है ना, बताया था ना। तो आप याद रखो, देखो पत्थरमार होली, पत्थरमार जो होली है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली कहां की है? बाड़मेर की है। परंतु दोस्तों कोडामार होली, मैंने जिस दिन भी बताया था आपको, कोडामार होली भिनाए की प्रसिद्ध है। कहां की? भिनाए। भिनाए कहां पड़ता है? अजमेर में। ठीक है ना। भिनाए अजमेर की प्रसिद्ध है कोडामार होली। जबकि देवर भाभी की होली जो होती है ना, देवर भाभी की होली है ब्यावर की। कहां की प्रसिद्ध है देवर भाभी की? ब्यावर की। परंतु लठमार होली, कौन सा मार होली? लठमार होली। लठमार होली है महावीर जी करौली की। महावीर जी करौली के लठमार है। फिर से बता रहा हूं, पत्थरमार होली बाड़मेर की। ठीक है। देवर भाभी की होली ब्यावर की है। उसके अलावा लठमार होली महावीर जी करौली की है। ठीक है, याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामाजुनी रोशनी की रचना की गई थी? तो किसने लिखी थी सत्यभामाजुनी रोशनी की रचना? बहुत बढ़िया, मीराबाई ने। किसने? मीराबाई। मीराबाई की बहुत सारी रचनाएं और हर एक एग्जाम में आती रहती है इनकी रचनाएं। देखो मैं बता देता हूं, इनकी सत्यभामाजुनी रोशनी ये तो हर एग्जाम में आती है, याद रखना। इसके अलावा इनकी एक है पदावलियां। क्या है? पदावलियां। एक है टीका राग गोविंद, टीका राग गोविंद। एक है नरसिंह मेहता की हुंडी, एक है रुक्मणी मंगल, एक है सत्यभामाजुनी रोशनी, जो अभी मैंने बता दिया। ये 5 रचनाएं, सॉरी, इनकी 5 रचनाएं। याद कर लेना भाई साहब, क्वेश्चन यहां से आएगा, बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्तबांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? जवाब होगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा सही जवाब हो जाएगा। किस लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया मर्तबांडों को। यदि लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामिति आ जाए, सुंदर 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 आ जाए तो कालीबंगा, जबकि लाल और काली केवल ऐसे ही आ जाए तो आहाड़ याद रखना। रखोगे याद? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कालीबंगा सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक है? याद रखना 2350 से। क्वेश्चन आता है 1750 ईसा पूर्व।
ईसा पूर्व, ठीक है ना, 2350 से 1750, 2350 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व, याद रखना कालीबंगा सभ्यता का कार्यकाल। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई है। अब दूसरी बात है कि कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1951 में, जबकि कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम जानकारी की बात करें तो ये तेसी तोरी ने की थी। सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी कालीबंगा के बारे में? तेसी तोरी ने। परंतु खोज किसने की थी? वो अमलानंद घोष ने की थी, याद रखोगे ना। जबकि 1961 से 1969 में 9 खंडों में इसका उत्खनन होता है, ब्रजलाल के द्वारा, बालकृष्ण थापर के द्वारा। इतनी बातें याद रखना। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है सर? बहुत सारे बच्चों का सवाल। हाँ, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। दूसरी बात सुनना, यहां पर क्या क्या विशेषता मिलती है? क्वेश्चन आता है, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा में मिलते हैं। मकान कच्ची व पक्की ईंटों से बने होने तथा दरवाजा घरों के पीछे की ओर होते थे, यह भी कालीबंगा में। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी की सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? कालीबंगा। किसने बताया था? दशरथ शर्मा ने। इतनी बातें याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आता है, जूते हुए खेतों के प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिलता है? कालीबंगा में। नालियां लकड़ी की बनी होती थी, किसकी? कालीबंगा की। इतनी बातें याद रख लो, मैं बता रहा हूं, एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मानते हो क्या? नहीं मानते हो इस बात को? मानोगे ना तो बस एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, कंजूसी नहीं। इतना नॉलेज दे रहा हूं, इतना सब कुछ पढ़ा रहा हूं, वो भी फ्री कर रखा है मैंने सब कुछ। तो इतना काम तो आपका बनता है। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। कोई भी चीज पसंद नहीं आती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो मुझे कमेंट किया करो सीधा। ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? ऋषभ देव के मंदिर कौन से स्थान में है? तो ये जवाब हो जाएगा दुलेव। अभी दुलेव कहां पड़ता है? अब कोई तो आपको सीधा दुलेव करके निकल जाएगा आगे, पर मैं डिटेल ही बता रहा हूं। उदयपुर में। कहां पर है? तो ऋषभ देव जी का मंदिर है दुलेव, उदयपुर में। अगला प्रश्न, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख 1948 के मायने बताओ। अरे बिल्कुल सिंपल सोख आंसर है धौलपुर। क्या हो जाएगा? धौलपुर के जो महाराजा थे उदयभान सिंह, कौन से भान सिंह? उदयभान सिंह को दोस्तों, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का 1948 में। अगला प्रश्न, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से जो संधि की थी वो प्रथम राज्य था भरतपुर, और भरतपुर के राजा कौन थे उस समय? रणजीत सिंह। उसके बाद फिर संधि की थी अलवर ने, ये भी याद रखना, पहले भरतपुर फिर अलवर। तो याद रखना भरतपुर, ठीक है, ओके। चलते हैं, रणजीत सिंह थे यहाँ के राजा, इतना याद रखना। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? गुड़ला नामक त्योहार जो मनाया जाता है मित्रों, आज भी प्रसिद्ध है गुड़ला त्योहार जोधपुर का। कहां का प्रसिद्ध है गुड़ला त्योहार? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को पद्मश्री मिला, कौन से क्षेत्र में मिला है उनको? तो उनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। आप लोग याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए। अगला प्रश्न, किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो आपको याद रखना है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी का जो है इन्होंने क्या किया? प्रकाशन किया, याद रखना। चलो, या नवीन राजस्थान होगा? बताओ कमेंट करके, राजस्थान केसरी होगा या नवीन राजस्थान होगा? बताओ फटाफट।
जल्दी से कमेंट करके बताओ आप। इसमें ना कंफ्यूजन लग रहा है ना आपको लोगों को कि सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा होगा फटाफट कमेंट करो आप लोग। तो दोस्तों इसका जवाब यही होगा, क्या हो जाएगा बताओ, राजस्थान केसरी। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखना। ठीक है मित्रों, याद रखोगे। हाँ, वैसे इन्होंने नवीन राजस्थान का भी किया था, परंतु इस समय यहां पर प्रकाशन किया था जो किस समाचार पत्र प्रकाशन पत्र के द्वारा किया था। तो ये वैसे नवीन राजस्थान भी है, परंतु ज्यादा जो सही दोनों ही ऑप्शन है वैसे तो इसके, परंतु ज्यादा जो सही आंसर है वो इसको याद रखना आप, है ना। वैसे तरुण राजस्थान भी है, बहुत सारे इन्होंने अलग अलग किए थे, आपको याद रखना है। परंतु राजस्थान केसरी यदि दोनों ऑप्शन में दिख जाए ना आपको ऐसे कभी, तो आप राजस्थान केसरी को टिक कर देना। वैसे नवीन राजस्थान भी है, याद रखना, तरुण राजस्थान भी है। ठीक है, याद रखोगे, इनकी बहुत सारी रचनाएं। दयाल दास की ख्यात में राजस्थानी किस राज्य का इतिहास संकलित है, बताओ बताओ फटाफट। दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है, बताओ फटाफट। तो बीकानेर इसका सही जवाब होगा। दयाल दास की ख्यात में दोस्तों जो बीकानेर के राठौड़ है उनका वर्णन किया गया है, तो बीकानेर का सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? कौन सा मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? तो शुष्क क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम सही है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम ये भी है, मरुस्थल से ध्वंद कार्यक्रम ये भी है, जबकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहां लिखा हुआ है 71B। क्या लिखा हुआ है? 71B, परंतु इसका नया नाम क्या लिख दिया है? 1919। आपको याद रखना है, नया नाम हो गया इसका 1919, याद रखना। राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग क्वेश्चन आता है, पुराना नाम क्या था? 71B, नया नाम क्या हो गया? 1919। ठीक है ना, याद रखोगे। ये अलवर जिले से होके निकलता है, कहां से? अलवर जिले से। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो पूरे भारत का क्षेत्रफल तो है 100%। 100% में से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो बताओ फटाफट। 10.41%। अब 41% तो कोई ऑप्शन में है नहीं, परंतु उसका नजदीक वाला ऑप्शन तो दिख रहा है अपन को, 10.45। वैसे राइट एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 10.41, परंतु ऑप्शन में है नहीं, इसलिए 10.45 लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप? और कुल क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखोगे ये भी, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत में बात करें 10.41% क्षेत्रफल है राजस्थान का। अगला प्रश्न, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? चूलिया जलप्रपात, तो चूलिया जलप्रपात है वो आपके चंबल नदी पर है। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं? तो खाद्यान्न का कटोरा किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, खाद्यान्न का कटोरा किसे कहते हैं? बहुत ही बढ़िया, पूर्वी मैदानी प्रदेश को। किसको? यदि खाद्यान्न का कटोरा जिले की पूछे तो जिले में पूछते हैं, तो जिले में श्री गंगानगर आ जाता है, परंतु यहां पर आपको भौगोलिक प्रदेश दिया है और पूछा है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश आएगा, भौगोलिक प्रदेश में पूछेंगे, और यदि जिला पूछे तो श्री गंगानगर हो जाता है। समझ गए? चलो इसको छोड़ दो, अभी नई वन रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार करवाऊंगा मैं आपको। ये नई पशुधन गणना वगैरह हुई ना, वो बताएंगे आपको। क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान पाकिस्तान का एक जिला जो राजस्थान की सीमा पर स्थित नहीं है? तो आपको पता है बाहुलपुर भी है, खेरपुर भी है, परंतु मीरपुर भी नहीं है, लायलपुर भी नहीं है, तो दोनों ही सीमा पर नहीं है। कौन सा? ये दोनों ही सीमा में नहीं है, तो इसलिए ये दोनों अपने याद रखना है। ठीक है ना, परंतु बाहुलपुर, खेरपुर 9 जिले पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, याद रखना है आप लोगों को। बाहुलपुर, खेरपुर, ठीक है, ये नहीं, ये इनके सीमा तो लगती है, परंतु मीरपुर की भी नहीं लगती, लायलपुर की भी नहीं लगती, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा पठार किसका विस्तार है? मालवा पठार किसका विस्तार है? मालवा पठार, तो आपको पता है मालवा पठार भी आपको याद रखना है। मालवा पठार इधर भी है, इधर भी, इधर भी है, तो
ये क्वेश्चन जो है गलत है, ठीक है ना, क्योंकि हाड़ौती में भी है, चंबल बेसिन में भी, दक्षिण अरावली में तो नहीं है, बस याद रखना है चंबल में भी है और हाड़ौती के पठार में भी है। तो ये मालवा का पठार है इन दोनों में, इसलिए इस क्वेश्चन को भी अपन डिलीट करते हैं। वैसे आपको याद रखना है कि मालवा पठार कहां है, हाड़ौती में भी है, चंबल बेसिन में, क्योंकि अपन को क्वेश्चन से मतलब नहीं है, अपन को डिटेल से भी मतलब है। तो डिटेल में याद रखो, हाड़ौती के पठार में भी, चंबल बेसिन में भी, यानी कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। अगला प्रश्न, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, बताओ दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है किसकी? तो यह तरबूज की है। दुर्गापुर केसर किसकी नस्ल है? तो तरबूज की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? यहां दे रखा है 25, ये पुराना क्वेश्चन है, 26 हो गए अभी। कितने हैं राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य? कितने हैं? 26, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चलो, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है? मृदा अपरदन से संबंधित नहीं है, बताओ। जंगल कटना, वायु अपरदन, जलीय अपरदन, तीनों है ना, परंतु हिमानी बर्फ के द्वारा कोई अपरदन नहीं होता अपने राजस्थान। बर्फ गिरती है क्या राजस्थान में? नहीं, कतई नहीं गिरती, रखो याद। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन सर्वाधिक क्षेत्र में है? हाँ, सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से हैं? तो जो सुरक्षित प्रकार के वन है ना, वो राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक है, 55% से भी अधिक है। कितना? 55% से भी अधिक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित है? तो इसको छोड़ दो, अभी नया डाटा आएगा 41 जिलों के अनुसार, फिर बताएंगे आपको, अब इसको छोड़ो, याद रखो। अगला, शेर चोटी की ऊंचाई में बहुत बार करवा चुका हूं आप लोगों को, मैं 2-3 दिन पहले क्लास ली थी, उसमें बताया था कि सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर। उसकी कितनी ऊंचाई है? 1722, कभी कभी 1727 भी आंसर आ जाता है, ठीक है ना, मीटर में। और शेर चोटी दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की, तो इसकी ऊंचाई है 1597। दोनों ही कहां है? सिरोही में। कहां है दोनों ही? सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न, ईसरदा सिंचाई परियोजना, ईसरदा सिंचाई परियोजना है सवाई माधोपुर में। और यदि इंदिरा लिफ्ट परियोजना पूछिए आप लोगों से, इंदिरा लिफ्ट परियोजना पूछे, वो भी सवाई माधोपुर में, याद रखना। बहुत सारे बच्चे इंदिरा लिफ्ट दिखते ही कहीं इधर पश्चिमी जिलों में चले जाते हैं कि इधर होगी सर, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में। अरे नहीं भाई, वो इंदिरा गांधी नहर है, मैं इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना पूछ रहा हूं, वो सवाई माधोपुर में, याद रखना। ईसरदा परियोजना सवाई माधोपुर में, ठीक है। चलो, राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर, सबसे अधिक दैनिक तापांतर कौन से जिले में मिलता है? तो सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है जैसलमेर में। और यदि आपसे वार्षिक तापांतर पूछे, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूछे, तो याद रखना चूरू होगा, चूरू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछे, रोजाना का तापांतर पूछे, तो जैसलमेर। जबकि सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूछे, वो चूरू होगा, चूरू। याद रखना, दोनों में अंतर है, क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग अलग है। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का हिस्सा है? सबको पता है दक्षिण का हिस्सा है। गुरु शिखर है, शेर है, ये सब क्या है? दक्षिणी अरावली की चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 का जो मैदान है, संबंध किस नदी से है? तो 56 के मैदान का संबंध दक्षिण में जो नदी बहती है, याद रखना कौन सी है? माही नदी से संबंधित है। जबकि 56 के पर्वत जो है वो अपने बाड़मेर में, 56 का मैदान माही के पास में, ठीक है। बांसवाड़ा वो प्रतापगढ़ के मध्य है 56 का मैदान, 56 गांवों का समूह। निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा इनमें से किस जिले में प्राप्त होती है? जिले की बात कर रहा हूं, फिर से याद करना, जिले की बात कर रहा हूं, तो जिले में हो जाएगा प्रतापगढ़। पर एक स्थान की बात करता मैं, तो स्थान तो सिरोही में एक पड़ता है माउंट आबू, माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। पर इन स्थान तो मैं पूछा नहीं, मैं जिला पूछा था, इनमें से कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो प्रतापगढ़ में। बहुत सारे बच्चे कोटा लगा रहे, कोटा मत लगाना। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? सबको पता है कि चीनी मिल कहां पर है? श्री गंगानगर में है। कहां है? श्री गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? मनरेगा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो मनरेगा का जो
क्रियान्वयन किया जाता है वह ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी जो नरेगा चलती है ना, वह ग्राम पंचायत तो करवाती है, बिल्कुल। शहरों में शहरी रोजगार सहायक वो चलता है मामला, बिल्कुल। राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान राज्य महिला जो आयोग है वह किस प्रकार की बॉडी है, पूछा जाता है क्वेश्चन। क्लास क्वेश्चन कैसे लग रहे फटाफट कमेंट करो सभी विद्यार्थी। तो ये क्या है, सांवैधिक निकाय है। राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है, सांवैधिक प्रकार की क्या है, एक निकाय है। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अगला प्रश्न। राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन हैं, बताओ। कैलाशनाथ वाचू कुंजी है, तो ये है भाई साहब कैलाशनाथ वाचू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन हैं, क्वेश्चन आता है वर्तमान में कौन है। वर्तमान वाला का कमेंट करो फटाफट, सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताओ मुझे। तो आपको याद रखना है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है ID दुआ। क्वेश्चन अब तक कम से कम 100 बार आ गया है परीक्षा में, याद रख लेना। इसलिए राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ। वर्तमान में कौन है, प्रताप कृष्ण लोहोरा। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहोरा। याद रखोगे, बहुत बढ़िया। जबकि आपसे पूछ ले राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है, जो राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता होते हैं ना, आर्टिकल 165 के तहत उनकी नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल। कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता राजस्थान के महाधिवक्ता है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और भी मैंने जो राजस्थान में कौन क्या है मैंने क्लास में करवा दिया, आपसे अलग से टॉपिक बना रखा है। टॉपिक वाइज क्लास होती है कभी कभी, उसको भी देख लिया करो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न से सबसे छोटी कौन सी है, बताओ। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से जो है सबसे छोटी इकाई होती है तहसील। इनमें से पूछ रहा हूं, जिला, संभाग, पंचायत समिति, तो सबसे छोटी क्या हो जाती है, तहसील। पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति से भी छोटी भी क्या होती है, तहसील होती है। सबसे बड़ा संभाग है, फिर जिला है, फिर पंचायत समिति, फिर तहसील, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं और उसके जो सदस्य होते हैं, उसकी नियुक्ति के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो उसके समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन है अभी, भजन लाल शर्मा जी। कौन से हैं, भजन लाल शर्मा। आज का अंतिम क्वेश्चन, नगर निगम होते हैं, नगर निगम की जो सभा का अध्यक्ष कौन होता है। जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको हम बोलते क्या है, जैसे जयपुर में सौम्या गुर्जर है, और भी है बहुत सारे, जैसे कोटा में नगर निगम है, जोधपुर में है, तो इनको जो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं मेयर। क्या हो गया, मेयर इसका सही जवाब हो जाएगा। नगर निगम की जो सभा की जो अध्यक्ष होती है होता है उसे मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मेयर। जबकि नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कभी कभी, मान लो, तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन। क्या बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं उसको। आ गया समझ में आप लोग, अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, समझ गए ना बात, उसको अध्यक्ष ही बोलते हैं नगर पालिका को। तो एक बात बताओ मुझे, 53 में से कितने % आपके लोगों के सही हुए, कमेंट करो फटाफट। दोस्तों मैंने बेस्ट से बेस्ट आपके लिए क्लास दी है, मेरी तरफ से तो मैं 100% लगा रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग वीडियो को 5 मिनट देख के बंद कर देते हो या 10 मिनट देख के बंद कर देते हो, या फिर आते हो और वापस लाइक करके और वापस चले जाते हो, मुझे नहीं पता। आप खुद को कितना धोखा दे रहे हो यह आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता, आपके मम्मी पापा भी नहीं जानते। आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आप ही जानते हो, क्योंकि घर वालों ने तो आपके लिए फोन दिला दिया, रूम का किराया भेज दिया और आपके लिए खाने के लिए पैसे भेज दिए, इतना सारा सब कुछ काम कर दिया। परंतु घर वालों ने को तो विश्वास है कि मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है वहां जाके, पर उनको नहीं पता कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो आप लोगों के ऊपर है। हाँ मानता हूं आप मस्ती मजाक सब कुछ कीजिए, घूमे फिरिए, ये सब कुछ काम करना चाहिए, परंतु जब पढ़ाई करनी है तब पढ़ाई कीजिए। आपका काम है अभी पढ़ाई करना। दोस्तों अभी बहुत अच्छा समय है कि आप नौकरी लग जाओ, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और वैकेंसी है दोस्तों 53,000 पदों के आसपास है, 52,000 कुछ पद है, मैं मानता हूं 53,000 ही है,
53,000 पदों पे वैकेंसी न तो पहले आई थी न अब आएगी कभी जिंदगी में। ये पहली और अंतिम बार वैकेंसी होगी मेरे अनुसार। तो आप यदि अब भी नौकरी नहीं लगोगे, मैं बता रहा हूं कभी नौकरी लगने का सपना भी मत देखना। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा समय है, और मैं पढ़ाने वाला भी बहुत अच्छा मिल गया। तो क्या चाहिए फिर आप लोगों को? आप लोगों को चाहिए कि सर हम टेस्ट लगाएं, हमको टेस्ट लगाना है, हम देखना चाहते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और हम टेस्ट भी ऐसा लगाएं कि बार बार में टेस्ट लगा सके। सर गलती हो गया, फिर से टेस्ट लगाएं, फिर से देखें कि हमारी रैंक क्या आ रही है राजस्थान में। यदि आप चाहते हो ऐसा करूं तो मैं ऐसा भी करवा दूंगा आप लोगों के लिए। टेस्ट का जुगाड़ करता हूं मैं बहुत जल्दी आपके लिए, एप्लीकेशन बनवाता हूं आप लोगों के लिए। करूंगा यार, कोशिश करूंगा, बहुत अच्छी कोशिश करूंगा। आप लोगों से बहुत बढ़िया कोर्स दे दूंगा मैं ना टेस्ट सीरीज का, चिंता नहीं करनी। चाहते हो ना आप टेस्ट सीरीज हो आपके पास, जिसमें आपको टॉपिक वाइज पूरे मिले, पहले तो राजस्थान जीके के पूरे टॉपिक वाइज मिले, फिर आपको और भी सारे मिले। चाहते हो आप ऐसा ही करें तो करवा देंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को जैसी तैयारी करनी वैसी बढ़िया तैयारी करो आप लोग, मैं दूंगा सब फ्री में। आप मतलब इतने कम पैसे में, मतलब फ्री जैसा ही समझना आप लोग। मतलब आपको टॉपिक वाइज राजस्थान जीके के पूरे क्वेश्चन दे दूंगा, इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन दे दूंगा, हिंदी के दे दूंगा, जीके के दे दूंगा, सबके दे दूंगा। फिर क्या चाहिए आपको? और फिर फुल लेंथ 10 टेस्ट भी दे दूंगा, और वो भी बहुत कम पैसे में दे देंगे। मैं फुल डिस्काउंट दूंगा, आप मेरे से पढ़ते हो तो चिंता क्यों कर रहे हो? मैं लाऊंगा पर जल्दी। आप चाह रहे हो, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते रहते, रोज कॉल करते, सर कुछ अच्छा बताओ, क्या करें क्या नहीं करें। अब आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने वाला हूं। आप ये क्लास, ये सोच रहे हो कि सर ये क्लास बंद कर दो, कह रहे नहीं, ये क्लास तो जब तक एग्जाम नहीं होगा ना तब तक फ्री ही चलेगी, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। आशा करता हूं दोस्तों मेरी जो बातें बताई हो आपको पसंद आई होगी। तो मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे, उससे भी जुड़ जाना, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है चैनल का, उससे जुड़ जाना। और मैं 1-2 दिन में आपको एक नया मोबाइल नंबर दूंगा, आपको कोई भी समस्या वगैरह रहेगी तो मुझे उसमें कॉल कर देना आप, ठीक है? मैं आपको एक मोबाइल नंबर दूंगा नया वाला। अभी वाला है तो उसमें तो व्हाट्सएप चलता है, उसमें कुछ मजा नहीं है ना, मजा नहीं आता। आप लोगों को भी बात करनी हो, कुछ काम हो तो नहीं कर सकते। तो मैं आपके लिए एक नया मोबाइल नंबर दूंगा, 1 या 2 दिन में मैं जुगाड़ करता हूं नए फोन का भी, और फिर आपके लिए फोन लेके और उसका नया नंबर दे देंगे ताकि उसमें कॉल कर सके आप सभी। ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूं दोस्तों कल इसी समय नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों, और अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।